नमस्कार साथियों, मैं शान चौथे एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लेके आया हूँ। जो इकोनॉमिकल टर्म्स आप लोग पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिकल टर्म्स आप लोग समझते हैं, काफ़ी बार काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता या फिर समझने में थोड़ा सा असमर्थ रहते हैं। तो मैं बिल्कुल बिगिनिंग से इकोनॉमिक्स के टर्म्स को लेके जाऊँगा, जो आपके RBI के एग्ज़ाम के लिए, RBI ग्रेड बी के डिस्क्रिप्टिव के लिए, बैंक के लिए, SSC के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक की ऑफ कंसेप्ट में लेके आऊँ आप लोगों के लिए। और इसके अंदर आप लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। दोस्तों डिफरेंस पढ़ेंगे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स का। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे इकोनॉमी क्या है। एन एरिया ऑफ द प्रोडक्शन, कंजप्शन और ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात क्या करते हैं, जहाँ पर एक एरिया होता है, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, ट्रेड होता है, किसका गुड्स एंड सर्विस का, उसका बिहेवियर हम लोग देखते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है वो भी हम लोग जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इकोनॉमिक्स जान लेते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच स्टडीज द बिहेवियर, जो क्या करती है, इन स्टडी का बिहेवियर करती है, चाहे वह कौन सी है, माइक्रो है, चाहे वो मैक्रो, यानी कि इंडिविजुअल हो सकती है या कोई फर्म हो सकती है। इन सभी चीज़ों की स्टडी ऑफ बिहेवियर को वो अध्ययन करती है। तो दोस्तों जानते हैं इकोनॉमी कितने तरह की होती है। बेसिकली दोस्तों इकोनॉमी 3 तरीके की होती है, जिसमें फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, मैं आगे भी आपको समझाऊंगा। फ्री इकोनॉमी जैसे कि मार्केट इकोनॉमी और कैपिटल इकोनॉमी, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं कैसी इकोनॉमी, जैसे कि US इकोनॉमी। तो दोस्तों याद रखना, US इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी, जहाँ पर आपको अच्छे तरीके से पता है कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो जहाँ पर वो मार्केट इकोनॉमी का यूज़ करते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें प्राइवेट होती है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा उनका टिल्टिंग होता है। दूसरी बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको आप लोग ने देखा होगा 1947 में भारत के आज़ाद होने के बावजूद 1971 और लास्ट में 1991 तक भारत इसी सोशलिस्ट इकोनॉमी या फिर सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के ऊपर ही बेस रहा। और मिक्स इकोनॉमी जिसमें इन दोनों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, जैसे आप लोग देखते हैं अमूल है, ठीक है, भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, तो सब मार्केट इकोनॉमी का है, जिसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का ही पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, अब जानते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। दोस्तों हमने जैसे पढ़ा था, इकोनॉमिक्स क्या है, ऑर्गेनाइज बॉडी है जो क्या करती है, जितने भी बिहेवियर्स उनकी स्टडी करती है, किसमें, माइक्रो में और मैक्रो में। मैक्रो में हम लोग बात करें, माइक्रो में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल हम लोग बात करते हैं, किसी एक चीज़ की हम बात करते हैं। और जब भी हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें हम लोग बात करते हैं नेशनल इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं बेसिकली पूरे के पूरे एंटायर वर्ल्ड या एज अ होल हम लोग बात करते हैं। इसमें सभी स्टडी सभी के लिए आ जाती है, चाहे इसमें पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, सभी चीज़ें इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमी। दोस्तों एक सबसे बड़ी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, 3 चीज़ें हैं। क्या कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाए, देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या चीज़ की प्रोडक्शन करनी चाहिए। हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि हमें उसको कैसे करना चाहिए, कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, डिपेंड करता है आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किस एरिया को हम लोग को कवर करना है, कैसे हमें प्रोड्यूस करना है, किसके लिए करना है। दिस इज़ अ मेजर थिंग, बिकॉज हमारे पास क्या है, ड्यू टू स्केयर रिसोर्सेज हमारे पास बहुत शेयर है, बहुत कम है हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ों को सफ़र करते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व। दोस्तों ये बात क्या है, पॉसिबिलिटी क्वांटिटीज़ दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड ग्राफिकली विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या है, बेसिकली जो आपके 2 प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया आप लोगों के लिए, राइस है, वीट है, हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि पीपीटी आपका PPC कर्व है, जिसके अंदर हमने बेसिकली दिखा रखा है कि 2 अलग अलग कमोडिटी का कॉम्बिनेशन। आप देख लें कि जब भी कभी भी जो 2 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। देखिए यहाँ पर, यानी कि अगर आप लोग प्रोडक्शन ऑफ वीट ज़्यादा करेंगे तो राइस में कहीं ना कहीं कमी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हम लोग इसी सब चीज़ों को शेयर करते हैं हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, ये वाला जो कर्व होता है। फिर एक चीज़ और जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, इसका हमेशा स्लोप डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है, कॉनकेव टूवर्ड ओरिजिन होता है। देखिए ये जो स्लाइड है ये बेसिकली इसकी तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। और इंक्रीज़ करता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए हर एवरी क्वांटिटी पे, हर एवरी मेजरमेंट पे क्या होगा, ये आगे की तरफ चला जाता है। अब बात करते हैं बेसिकली इंडिफरेंस कर्व की। दोस्तों इंडिफरेंस कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स एंड सर्विसेज दैट प्रोवाइड द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड यूटिलिटी। दोस्तों हम लोग बात करें इंडिफरेंस कर्व क्या है, कि जो 2 अलग अलग कमोडिटी है उसका क्या है, इक्वल सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। जैसे कि देखिए ऑरेंजेस हैं और एप्पल है,
ठीक है। ये देखिए सेटिस्फेक्शन लेवल है आपका यहाँ पर, ये क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ये देखिए ये क्या होता है, कॉन्केव टू द ओरिजिन, और ये होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये इसकी थोड़ी सी सिमिलरिटी है, ठीक है। दोनों के अंदर, इसके अंदर थोड़ी सी सिमिलरिटी क्या है कि जितने भी इसके आईसी कर्व्स होते हैं वो इसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन पे ही बने होते हैं। एक होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, यानी कि जब भी कभी भी कोई क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका उसमें क्या होगा, एडिशनल यूनिट बढ़ जाएगी और उसमें आपको इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा। फिर है आपका स्लोप्स डाउनवर्ड, हमेशा ये नीचे की तरफ झुका होता है, आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेवर टचेज एक्सेसिव और वाई एक्सिस। ये देखिए ना तो ये एक्स एक्स को टच कर रहा, ना ही ये वाई एक्स को टच कर रहा, दोनों के दोनों एक्सिस पे वो टच नहीं कर रहा। फिर बात करते हैं हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये देखिए जितना ऊपर ये जा रहा है उतना ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ये आपको दे रहा है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और थ्योरीज की, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग देखते हैं डिमांड, सप्लाई और मार्केट को। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी कुछ ऐसी टर्म है जो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ने के लिए मिलती है, जानेंगे। सबसे पहले डिमांड। दोस्तों जब भी कभी भी डिमांड को कंसिडर करें ना, तो आप क्या बन जाइए, कंज्यूमर बन जाइए, आप उपभोक्ता बन जाइए और उसके हिसाब से चीज़ों को गैदर कीजिएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब भी कभी भी इंक्रीज इन प्राइस होगा तो डिमांड गिर जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस इट विल डिक्लाइन द डिमांड एंड वाइस वर्सा, यानी कि जब भी कभी भी प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके कुछ डिटरमिनेंट्स भी हैं, ठीक है। क्या डिटरमिनेंट है कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि सब्सिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। आपको याद है सब्सिट्यूट गुड का मतलब है कि मार्केट में आपको इसी प्राइस पर और भी गुड्स प्रोवाइड हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से आप लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे चाय और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, ठीक है। टी की अगर मान लीजिए प्राइस गिरती है तो कॉफ़ी की डिमांड गिरा देती है, और टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा देती है। ये भी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक साथ चलते हैं, जैसे कि कार और पेट्रोल, ठीक है दोस्तों। कार और पेट्रोल ये दोनों के दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के साथ चलेंगी। अब बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी हमेशा डिमांड पे इफेक्ट डालती है। मान लीजिए पहले आप 10,000 कमा रहे थे, तो आप 10,000 के हिसाब से इनकम जनरेट कर रहे थे, उसी हिसाब से आप एक्सपेंडिचर कर रहे थे, उसी हिसाब से आप टेस्ट कर रहे थे। बट जैसे ही आपकी इनकम 20,000 हुई तो आप तुरंत चीज़ों को क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज भी चीज़ों को चेंज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। एक्सपेक्टेशन मीन्स जैसे मान लीजिए अगर किसी ने आपसे कहा कि गोल्ड के रेट अभी प्रेजेंटली कम हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, डिमांड आज करेंगे, तो इसका मतलब फ्यूचर में उसकी डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर किसी ने कहा कि भाई फ्यूचर में डिमांड, माफ़ी चाहूँगा, फ्यूचर में अगर प्राइस कम होंगे तो आप क्या करेंगे, आज डिमांड कम कर देंगे, ठीक है, तब डिमांड ज़्यादा कर देंगे। तो इन चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, यानी कि एक्सपेक्टेशंस, प्राइस आज कम होंगे तो हम आज डिमांड करेंगे, प्राइस जो है फ्यूचर में कम होंगे तो फ्यूचर में डिमांड करेंगे। और एक है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मीन्स आपका टेस्ट क्या कहता है। मान लीजिए आप पहले छोले भटूरे खाते थे किसी हल्दीराम से, और आपने किसी और राधा कृष्ण का या किसी का और यूज़ कर लिया, तो आप क्या करेंगे, उसकी तरफ टिल्ट हो जाएंगे। तो क्या हुआ, आपका टेस्ट अच्छा होने की वजह से आपने कमोडिटी को चेंज किया और उसकी डिमांड भी चेंज हो गई। दिस इज़ द कॉल्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। और दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव रिलेशन देखते हैं, एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ गिरती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई में जब भी कभी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग क्या पढ़ देंगे, प्रोड्यूसर। बिकॉज सप्लायर क्या कहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करता है, उसे प्रॉफिट चाहिए सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो जब भी हम लोग लॉ पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, इंक्रीज इन प्राइस वो हमेशा इंक्रीज इन सप्लाई देके जाएगी, ठीक है। जब भी कभी भी सप्लाई इंक्रीज होती है यहाँ पर ड्यू टू राइज इन प्राइस, यानी कि प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस करेगा सप्लाई करेगी, तो ये क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसलिए क्या करता है, हमें पॉजिटिव रिलेशन शो करता है, ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। अब इसके भी कुछ डिटर्मिनेंट्स जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। फर्म गोल्स है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी में इंप्रूवमेंट हो सकती है, फर्म्स की जो नंबर्स है उसके अंदर चेंजेस आप लोग देख सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस आपकी अच्छी होगी तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग मार्केट के ऊपर। दोस्तों हम लोग जब भी मार्केट देखते हैं, हम लोग देखते हैं वहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों का कॉम्बिनेशन प्राइस के साथ होता है, ठीक है। तभी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को रीड करते हैं। दोस्तों मार्केट बेसिकली 4 तरह की होती है, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, ये 4 तरह की मार्केट बेसिकली पाई जाती है। चलिए जानते हैं फिर परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग खरीदने वाले, बहुत सारे लोग बेचने वाले होते हैं बेसिकली।
क्लोज सब्सिट्यूट्स होते हैं, यानी कि आप आसानी से चीज़ों को देख सकते हो। मान लीजिए आपको डव सोप नहीं चाहिए तो आप लाइफबॉय भी ले सकते हो, ठीक है। फ्रीडम होती है एंट्री और एग्जिट पे, आप जब मर्जी आ सकते हो, जब मर्जी आ सकते हो फॉर्म में। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, यानी कि प्राइस फिक्स होता है और यहाँ पर क्या होता है, डिमांड का आपको फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। डिमांड कितनी होती है कभी भी हम लोग नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि पार्ले जी के प्राइस तो 5 रुपीज़ फिक्स है, बट उसकी डिमांड कितनी है ये हमें नहीं पता, ठीक है। इसीलिए सेकंड है हमारी मार्केट मोनोपोली। मोनोपोली में आप लोगों को याद होगा हम लोग बात करते हैं इंडियन रेलवे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इंडियन रेलवे। तो दोस्तों याद रखेंगे इंडियन रेलवे क्या है, मोनोपोली है इंडिया में। जो अकेला सेलर है, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली से गाजियाबाद जाने का, दिल्ली से हरिद्वार जाने का, दिल्ली से जम्मू मुंबई जाने का, सबका फेयर अलग अलग है, ठीक है। तो क्या हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है और रिस्ट्रिक्शन है एंट्री और एग्जिट पर, कोई भी फॉर्म नहीं आ सकती। बिकॉज यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देखते हैं, पेटेंट राइट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्या देखते हैं, पेटेंट राइट भी इसका होता है जिसको हम लोग मेजर करते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। प्रोडक्ट आर सिमिलर बट आइडेंटिकल, यानी कि प्रोडक्ट आर सिमिलर बट नो आइडेंटिकल, यानी कि उसके अंदर कोई आइडेंटिकल देखने के लिए मिलता नहीं है। जैसे आप लोग देखते हो जो शॉप्स का डिज़ाइन है, साइज़ तो लगभग वही होता है पर डिज़ाइन भी अलग होता है, उसका मेजरमेंट भी अलग होता है, सब चीज़ें अलग अलग दिखाई देती है, यानी कि एक दूसरे में उसमें आइडेंटिकली नहीं पाई जाती। यहाँ पर जो है एंट्री इतनी आसान नहीं होती जितनी परफेक्ट कंपटीशन में होती है, ठीक है। हैवी सेलिंग कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन, यानी कि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि प्रमोशन में और प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अब बात करते हैं ओलिगोपोली। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ओलिगोपोली, क्योंकि यहाँ पर फ्यू सेलर्स हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर मार्केट में बेचते हैं। जैसे आप लोग देखते हो जो मोबाइल्स की कंपनी है, ठीक है, कार की कंपनी है, ऑटोमोबाइल्स कंपनीज हैं, आप लोग देखते हैं ना, बहुत कम है पर खरीदने वाले तो बहुत सारे हैं। इसीलिए क्या है, यहाँ पर बैरियर्स लगे हुए हैं एंट्री और एग्जिट पर, ठीक है। बैरियर्स है यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पे। और एक चीज़ और, डिमांड कर्व यहाँ पर क्या होती है, अनसर्टेन होती है, आप लोग डिमांड कर्व को मेजर नहीं कर सकते। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका होता है।